हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर तथा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसे दो प्रमुख क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, और व्यवसाय के आधार पर इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। उत्तर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत की जाती है। पहला है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं तथा शेष निजी उद्यम के हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को हम पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, समझावे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं लाभ के लिए चलाई जाती हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है। यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उदाहरण दे। उत्तर हो जाएगा, उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य सरकार अथवा सरकार के अधीन होते हैं तथा उन पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था का अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन लोक कल्याण होता है। इससे समाज के प्रत्येक सदस्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? उत्तर, आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधारभूत संरचनाओं का क्या हाल है, क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा, आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी होती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने की इसी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है, आर्थिक तथा विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्राकृतिक एवं तकनीक साधनों का विकास शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, समझावे। उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से
प्रभावित होता है तथा जनसंख्या की मात्रा, पूंजी का निर्माण, तकनीकी विकास आदि इन्हीं घटकों को आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व तथा आधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं? उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले दो घटक हैं। पहला आर्थिक घटक जैसे संसाधन, श्रम शक्ति इत्यादि, तथा दूसरा अनार्थिक घटक जैसे सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा इत्यादि। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन के लिए कौन कौन सी संस्था जिम्मेवार है? समझावे। उत्तर हो जाएगा, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। यह 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण तथा सतत विकास हो। भारत में यह कार्य नीति योजना आयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोत को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि का आवंटन, प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास की गति को तेज कर आर्थिक विकास करती चली आ रही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का प्रसार, बाढ़ पर नियंत्रण एवं उद्योगों का विकास। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखें। उत्तर हो जाएगा, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के निम्न कारण है। पहला, अशिक्षा, जनसंख्या, तकनीक का अभाव तथा पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। अगला प्रश्न है, उपनिवेश किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अगला प्रश्न है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या जिसके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं, जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर की चटनी बनाना आदि। अगला प्रश्न है, नरेगा का पूर्ण रूप लिखें। तो नरेगा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। यह संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी की पूरा कर सके। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियमित होते हैं तथा सरकार ही उनका एक मात्र स्वामी या प्रमुख अंशधारी होती है। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न है, कुल सकल घरेलू उत्पाद क्या है? उत्तर हो जाएगा, किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों के अंशदान को शामिल किया जाता है। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत देता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? उत्तर हो जाएगा, यह यूएनडीपी द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है। सोच लीजिए फ्रेंड, भारत कितना पीछे है। अगला प्रश्न है, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? उत्तर हो जाएगा, ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम सतत जारी रहे, टिकाऊ हो, उसमें भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। ब्रूडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी को जन्म देती है, कैसे? उत्तर हो जाएगा, गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण इनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है, जिससे हमारी जनसंख्या भी बढ़ती है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है? उत्तर हो जाएगा, सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे, कंटिन्यू रहे। ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है? इसका कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारण होता है? उत्तर हो जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे हम उन जनसंख्या को शामिल करते हैं जिनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन्हें 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता है, गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। उन्हें बीपीएल से भी जाना जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन होता है बीपीएल, और एक होता है एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल, और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अगला प्रश्न है, गरीबी को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा, वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, गरीबी कहलाती है। निर्धनता का दूसरा नाम कम वास्तविक आय है। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, गरीबी को जन्म देती है, जिससे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नम ने गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि उनमें गरीबी है, और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए अपनी आय कम होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। अगला प्रश्न है, बीमारू राज्य में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, इसके अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
तीसरा संसार अथवा दक्षिण किसे संबोधित किया जाता है? वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें तीसरा संसार अथवा दक्षिण या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन कौन से हैं? समझाएं। उत्तर हो जाएगा, जीवन के भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक हैं। पहला, प्रत्याशित औसत आयु। भारत में औसत प्रत्याशित आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में कम है। महिलाओं की औसत आयु 66.9 वर्ष है, जबकि पुरुषों की औसत आयु 63.9 है, जबकि देश के विकसित देशों में यह 70 वर्ष से अधिक है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष की आयु से पहले शिशु मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं की संख्या मृत्यु की संख्या है। अगला प्रश्न है, मौलिक साक्षरता दर। किसी समाज में 15 वर्ष की कुल जनसंख्या 15 वर्ष से ऊपर के साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।